हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, वो पढ़ा था जो हमारी शिक्षण सामग्रियां हैं, चाहे वो आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री हो, श्रव्य शिक्षण सामग्री हो, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री हो या फिर लिखित सामग्री हो। साथ ही साथ हमने प्रसार कार्यकर्ता के बारे में समझा था, उसके गुणों को देखा था। इसी के साथ ही हमने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी समझा था। प्रौढ़ शिक्षा में जो कार्यक्रम चलाए गए थे, हमने उसको भी समझा था। तो इतनी चर्चा हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी है, यानी कि लास्ट वीक हमने इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उसे किया है। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, या हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रसार गतिविधियों का इतिहास। यानी कि आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि प्रसार गतिविधियों का इतिहास क्या था। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो आपको पता है कि अत्यंत प्राचीन समय से ही भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है, वो बहुत ही सुदृढ़ थी। यहीं यहाँ पर ही यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। ठीक, तो ये तुलसीदास ने अपने लिख डाला है रामायण में। इसका मतलब ये होता है कि त्रेता युग में राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई भी दुख, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे दैविक हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। लोग क्या थे? सुखी थे, समृद्ध थे। ठीक, तो आज जो हमें इतिहास पढ़ना है, अपने जो हमारे प्रसार था, जो यानी कि प्रसार गतिविधियां हैं, उन्हीं के इतिहास को पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि जो हमारा भारत है, भारत हमारा क्या है? तो भारत हमारा सोने की चिड़िया वाले देश पर, इस जो हमारे सोने की चिड़िया, आपको पता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस सोने की चिड़िया पर कई देशी विदेशियों की बुरी नज़र पड़ी। उन्होंने आक्रमण किए, धन लूटे, धन संपदा जो भी था उसको लूट लिया, उसको ले लिया और यहाँ से चले गए। मुगलों और ब्रिटिश शासकों ने तो भारत की दशा ही एकदम से कह सकते हैं कि जर्जर कर दी। भारतीयों को कंगाल और गुलाम बना लिया। इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दशा को बद से बदतर बना दिया था। ये सभी आपने इतिहास में, ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है। इनकी सामाजिक आर्थिक जो दशाएँ थी उसको बद से बदतर बना दिया, लोगों को अंधविश्वासी और रूढ़िवादी बना दिया। वो कर्म पर नहीं बल्कि अपने भाग्य पर विश्वास करने लगे थे। वो उनका मानना था कि कर्म से ज़्यादा भाग्य पर हमें विश्वास करना चाहिए। दोनों समय का वो भोजन, मोटा कपड़ा या फिर झोपड़ी में ही रहकर संतुष्ट हो जाते थे। तो इसी में हुआ क्या कि जो इसका इतिहास था, यानी कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो ये प्रसार गतिविधियों के प्रारंभिक प्रयास में क्या हुआ, किसने प्रारंभ किया, किसने स्टार्ट किया, प्रसार गतिविधियों का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटिश सरकार के प्रयास का। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया, थोड़ा-सा हम इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया, 19वीं सदी के प्रारंभ तक किसी भी शासकों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे। लेकिन 19वीं सदी, ये साड़ी नहीं सदी है, 19वीं सदी के अंत तक इंद्रदेव जो थे वो रूठ गए। और आपको पता है कि जब इंद्रदेव रूठ जाएँगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो यानी कि प्राकृतिक प्रकोप पड़ेगा। अब जब प्राकृतिक प्रकोप पड़ेगा तो अकाल पड़ेगा।
सन 1875 से 1901 तक, यानी कि लगातार 26 वर्षों तक 18 वर्षों तक सॉरी इन 26 वर्षों में लगातार 18 वर्षों तक अकाल पड़े। इसमें जो ग्रामीण थे, उनकी जो स्थिति थी बहुत बहुत ही भयावह हो गई। यानी कि ये क्या हो गए, बिल्कुल एकदम कष्टप्रद इनकी जो है ज़िंदगी हो गई थी। और ये लोग जो ग्रामीण थे, ये दाने-दाने को तरस रहे थे, दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए थे। तो ब्रिटिश शासकों को आयोग की स्थापना करने के लिए विवश हो गया। जहाँ एक तरफ जनता दाने-दाने के लिए मोहताज हो रही थी, तो जो ब्रिटिश शासक थे, वो एक आयोग बनाने के लिए विवश हो गए। मजबूरन उन्हें एक क्या बनाना पड़ा? आयोग की स्थापना करना पड़ा। उन्होंने मजबूर होकर ग्रामीण विकास के लिए कई अधिनियम बना डाले, जैसे कि भूमि विकास ऋण अधिनियम 1988, सहकारी अधिनियम 1994, सहकारी संशोधन अधिनियम 1912। इसी तरह से और कई अधिनियम उन्होंने बनाए। जब उन्होंने देखा कि जो हमारी ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता को के पास खाने-पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारी ग्रामीण जनता दाने-दाने के लिए मोहताज हो गई है, तब ब्रिटिश शासकों को मजबूर होना पड़ा और उस मजबूरी में आकर इन्होंने ये कई प्रकार के एक्ट बना डाले। अब इस अधिनियम को इसलिए बनाया गया ताकि जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों को ऋण या फिर अन्य प्रकार के सहयोग दिए जा सकें, जिससे ग्रामीण लोग उन्नत ढंग से खेती, पशुपालन का कार्य कर सकें। अब जब ये जो है अधिनियम बना दिए, तो इसके तहत जो ग्रामीण थे, वो ऋण ले सकते थे और इनको कई प्रकार से सहयोग दिया जा सकता था। ये पशुपालन का कार्य भी कर सकते थे। कुछ सिंचाई परियोजनाएँ भी बनाई गई थी, ताकि अकाल पर काबू पाया जा सके। अब जैसे जब प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं हो पा रही है, तो वो फसलें कैसे होंगी? फसलें नहीं होंगी, तो मनुष्य भी नहीं खा पाएगा, पशुपालन जो है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हैं हमारे, जिनको हमने, जैसे आपके पशु हो गए, इनके पालन के लिए इनको चारा वगैरह की आवश्यकता होगी ही। जब बारिश नहीं हो रही है, तो कहाँ से हम मानव ही फसल नहीं उगेगा, हम मानव भी नहीं खा पी पाएँगे, दाना-दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। वैसे ही जो पशु हैं, हम उनको क्या खिलाएँगे? तो अब क्या हुआ कि कुछ सिंचाई परियोजनाएँ भी बनाई गई, ताकि हम जो ये अकाल पड़ा है, उस पर काबू पा सकें। प्राकृतिक ना सही कृत्रिम रूप से सिंचाई कर सकें। सन 1935 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रादेशिक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया और 1935 में ही ग्रामीणों के विकास हेतु कई प्रदेशों में ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना भी की गई। क्या किया गया? तो ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना भी की गई। इन्हीं विभागों के द्वारा ग्रामोत्थान कई कार्यक्रम चलाए गए, जो ग्रामों का उत्थान कर सकें, और कार्यक्रम को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता जो मिल रही थी, वित्त तो लगेगा ही, यानी कि धन तो लगेगा ही, तो वित्तीय सहायता जो मिल रही थी, वो केंद्र सरकार से मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या? लेकिन ये ग्रामीण पुनर्गठन विभाग ग्रामीणों के विकास के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे थे। कारण भी स्पष्ट था। उनका जो कार्यक्रम था, लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। और आपको ये पता है कि अगर कार्यक्रम को चलाना है, तो ग्रामीणों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनके संसाधनों को ध्यान में रखकर हमें बनाना है, और ना ही इन कार्यक्रमों में उनकी कोई भी भागीदारी थी, सहभागिता थी। इतना ही नहीं, इन जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इन कार्यक्रमों में लोगों का पूरा विश्वास भी नहीं था। इसीलिए ये कार्यक्रम केवल कागजी कार्यक्रम बनकर रह गया था। और आपको पता है कि अगर किसी भी कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ की जनता का सहयोग लिया जाए, वहाँ की जनता की भागीदारी हो।
कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, और आपने ये पढ़ा है प्रसार शिक्षा में कि प्रसार शिक्षा में सबसे बड़ा जो संसाधन है वो लोग होते हैं। अगर लोग सहयोग करेंगे, सहभागी बनेंगे, तब हमारा कार्यक्रम आसानी से सफल हो जाएगा। तो इसमें दोष यही था कि जो ये कार्यक्रम चलाए गए थे, इसमें ग्रामीणों को ना तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, ना ही उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा गया, और ना ही उनके संसाधनों को ही ध्यान में रखा गया। सबने अपनी मनमानी करके प्रोग्राम तो बना लिया, लेकिन वो मात्र एक फाइल में ही लिख कर रह गया कि ये प्रोग्राम हुआ, संपन्न हुआ, सफल हुआ, जो भी था वो सिर्फ कागजी कार्य ही रह गया था। भारत को गुलामी के जंजीर से छुड़ाने के लिए, जो भारत है हमारा वो गुलाम हो चुका था, तो भारत को गुलामी के जंजीर से छुड़ाने तथा अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने भी कई प्रयास किए। नारी उत्थान को क्या किया, कम करने के लिए, सॉरी ये उत्थान नहीं उत्पीड़न है। तो जो नारियों के साथ उत्पीड़न किया जाता था उसको कम करने के लिए तथा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। जो ये अधिनियम बनाए गए इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है किसका, राजा राम मोहन राय का। आपको पता है कि ये जो राजा राम मोहन राय थे ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने नारियों के उत्पीड़न को कम करने के लिए इन्होंने कई कार्य किए, कई जो है अधिनियम भी बनाए अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए, हमारे भारत को इस गुलामी की जंजीर से तुड़वाने के लिए या छुड़वाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। इन्होंने स्त्रियों की दशा में सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए और कई समाज सेवियों के सहयोग से कई अधिनियम भी पारित करवाए। इसमें कुछ अधिनियम आपको ध्यान रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं ये एक समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे। इन्हीं के अथक प्रयासों में इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। तो इनका काफी योगदान है। इन्होंने क्या क्या नियम बनाए हम जरा उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला बात आता है किसका, सबसे पहली बात आती है इनकी सती प्रथा निषेध अधिनियम। कब आया था, 1929 को। ठीक, सती प्रथा निषेध अधिनियम ध्यान रखिएगा कब आया, 1929। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1876। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1933। छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955। दहेज निरोध अधिनियम 1961। राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924 ये संशोधन के तहत आए थे। हालाँकि मैं आपको कुछ थोड़ा और अधिनियम के बारे में बताऊँगी। जैसे ये आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम है। इसमें बाल विवाह पर जो रोकथाम लगाया था जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा-सा इतिहास समझना है आपको, और ये जो सती प्रथा है इसमें भी आपको थोड़ा-सा इतिहास को समझना है। तो एक बार हम फिर से इन अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। हालाँकि मैंने पिछली बार भी आपको ये अलग से अधिनियम पढ़ाए थे। उम्मीद है कि ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इस प्रकार जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल में ग्रामीणों के उत्थान के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हुआ या कोई विशेष कार्य नहीं किए गए। ग्रामीणों के विकास के लिए कई प्रयास किए गए। कुछ प्रयास ऐसे थे जो कि स्वतंत्रता पूर्व किए गए थे और कुछ प्रयास ऐसे थे जिसे हमने स्वतंत्रता बाद किया था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कौन-कौन से प्रसार गतिविधियां की गई थी, जरा हम उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पढ़ने को है हमें, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाले प्रसार गतिविधियां। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि
जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गतिविधियां हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो आज की क्लास में हम स्वतंत्रता पूर्व गतिविधियों को देखेंगे। हालाँकि ये आपका टॉपिक बड़ा लंबा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की जो गतिविधियाँ हैं, हम उन्हीं को 2 पार्टों में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं और दूसरा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो चलाए गए थे, इसमें आपके सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जो कार्यक्रम थे, वो कौन-कौन से थे? यहीं से बड़ा सिंपल सा आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्रसार गतिविधियाँ स्वतंत्रता पूर्व की हैं? तो अगर स्वतंत्रता पूर्व, हालाँकि आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी जो एक आपका शांति निकेतन कार्यक्रम है, गुड़गांव परियोजना है, फिरका विकास योजना है, आदर्श सेवा संघ है, साथ ही साथ आपका भारतीय समाज सेवक है, मारथंडम परियोजना है, भारतीय ग्राम सेवा है। ये सारे आपके क्या हैं? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के हैं। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाली परियोजनाओं के बारे में, गतिविधियों के बारे में बात करें, तो इसमें आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट आता है, नीलो खेड़ी विकास कार्यक्रम आता है, सर्वोदय योजना आती है। यहाँ से डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो शांति निकेतन कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है? सर्वोदय योजना किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? नीलोखेड़ी जो परियोजना चलाई गई थी, उसका संबंध किससे है? तो इस तरह से बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चर्चा करनी है, वो करनी है शांति निकेतन प्रोग्राम के बारे में, यानी कि जो वर्क एट शांति निकेतन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ज़रा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे? शांति निकेतन प्रोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि शांति निकेतन को ही हम श्री निकेतन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्री निकेतन क्या है या शांति निकेतन क्या है, तो दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि हम शांति निकेतन को ही श्री निकेतन कहते हैं या फिर श्री निकेतन को हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम किए। पहला क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन, क्या कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने किसकी रचना की थी? क्या इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा, क्या लिखा था इन्होंने? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक? इनको, ये जो आपके कवि हैं, इन्होंने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। इनकी अपनी खुद की जो जमींदारी थी, उसी में इन्होंने क्या किए? ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य किए। इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने क्रियाशील युवकों, यानी कि जो क्रियाशील युवक हैं, का एक संगठन बनाया, जो गाँव में जाकर कार्य कर सकें और उनके रहन-सहन के स्तर को सुधार ला सकें। मतलब इन्होंने जो संगठन बनाया, उसमें युवाओं को रखा और ऐसे युवाओं को रखा जो कि गाँव में जाकर कार्य कर सकें और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनके जीवन स्तर, उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार ला सकें। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में एल्महर्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की। किसकी सहायता से? एल्महर्ट की सहायता से। कब? 1921 में ग्रामीण पुनर्गठन की स्थापना की। इसमें 8 गाँव के लोगों का एक संगठन बनाया
तथा इन्हीं गाँव को केंद्र में रखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जो इन्होंने केंद्र में रखा था 8 गाँव को, उन्हीं गाँवों को इन्होंने केंद्र में रखकर कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश कर दिया। इस संस्थान का मुख्य क्रियाकलाप था कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा शिक्षा का विकास करके ग्रामीण जीवन को समुन्नत बनाना। हर जो आप प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें आपको, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जैसे आपका हो गया शांति निकेतन हो गया या फिर प्रसार शिक्षा हो गया या प्रौढ़ शिक्षा हो गया, तो आँख बंद करके आपको एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि ग्रामीणों का उत्थान करना, ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाना, उनके रहन-सहन के स्तर को उठाना, उनका आर्थिक विकास करना, उनका सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य था। तो जो इन्होंने इस मुख्य कार्यक्रम चलाया, इस संस्थान का मुख्य क्रियाकलाप क्या था कि जो कृषि है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, शिक्षा है, इनके विकास के द्वारा जो ग्रामीण हैं उनके जीवन को समुन्नत बनाया जाए। यह कार्य ग्रामीण युवकों के संगठन के माध्यम से किए गए, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि इन्होंने एक युवाओं का एक संगठन बनाया था जो गाँव में जाकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे, लोगों के जीवन स्तर को, उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा रहे थे। ठीक? तो ये कार्य इन्होंने किसके माध्यम से किया? ग्रामीण युवाओं के माध्यम से किया। अब इन्होंने कार्य तो किया, अब इनके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अभी आप जो भी कार्यक्रम पढ़ेंगे सबके उद्देश्य को पढ़ेंगे। हालाँकि मैं सोच रही थी कि ना उद्देश्य को डालूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये सारे प्रोग्राम जो हो रहे हैं, ये ग्रामीणों के उत्थान के लिए हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीणों की समस्याओं को समझना, हल ढूँढना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, उनका नैतिक विकास करना, उनका सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, यही हर प्रोग्राम का उद्देश्य था। अगर हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम के उद्देश्य की, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण समस्याओं को समझना, उनका अध्ययन करना तथा हल ढूँढना, समाधान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, इस कार्य का उद्देश्य था। दूसरा है लोगों में वास्तविक रुचि उत्पन्न करना और समस्याओं को समझने में उनकी मदद करना। होता क्या है कि ग्रामीण जो होते हैं वो अपनी समस्या को ही नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको समस्या नहीं पता होगा तो समाधान आप कहाँ से ढूँढेंगे? जैसे अगर एक डॉक्टर को बीमारी ना पता हो तो वो मरीज़ का इलाज कैसे करेगा? उसी तरह से जो हमारे प्रसार कार्य करने वाले होते हैं, ये आपका प्रसार कार्य ही हो रहा है। तो जो कार्यक्रम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो व्यक्तियों की, ग्रामीणों की जो वास्तविक रुचि होती है, मतलब लोगों में वास्तविक रुचि उत्पन्न करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने में उनकी मदद करते हैं। ग्रामीणों के स्थानीय संसाधनों को ढूँढने तथा उन्हें विकसित करने में मदद करना। और आपको पता ही है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, वो भी यही करते हैं। वे लोगों की जो स्थानीय संसाधन है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लोगों की विकास में मदद करते हैं। तो वही कार्य ये भी कर रहे हैं कि जो भी वहाँ के स्थानीय संसाधन हैं, वहाँ के स्थानीय संसाधनों को ढूँढें और उन्हें विकसित करने में लोगों की मदद करना। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। मतलब वो ग्रामीणों के अंदर जागरूकता करें कि वे अपनी स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के ऊपर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाएँ, स्वच्छता रखें। इन सब चीज़ों के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना इनका उद्देश्य था। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ग्रामीणों तक अपनी बातों को पहुँचाना, उनसे अपनी बात मनवाना, उनके जो रूढ़वादी विचारधाराएँ हैं उनमें परिवर्तन लाना, ये सारा काम बहुत ही कठिन होता है। इसलिए
शांति निकेतन का कार्य दोहरा कार्य था। पहला कार्य तो ये था कि इस संगठन के माध्यम से युवकों को ग्राम वालों के ग्राम के पास जाकर अपनी बात को बतानी, उनके व्यवहार में उनके जो भी विचार हैं उनमें परिवर्तन लाना, ताकि वे युवकों की बातों को मानें, उनकी बताए गए मार्गों पर चलें। और दूसरा कार्य ये था कि ग्रामीण की बातें, उनकी समस्या, उनकी रुचि, उनके संसाधन, इन सब को युवक समझें और फिर उसी के अनुसार उन्हें सलाह दें, सुझाव दें। ऐसा करने से ही संगठन का उद्देश्य पूरा हो सकता था। अब इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, या उन्हें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी जो उन्होंने उठाए थे। अब ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे वे ग्रामीणों को जो समस्याएँ थी उसको समझ सकें, उनसे अपनी बात को मनवा सकें। पहला इनका जो कदम उठाया गया था वो ये था कि ग्रामीणों में अपनी सहायता स्वयं करने की भावना विकसित करना। यानी उन्हें यह बताना कि उन्हें अपना काम, अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए, भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमेशा मदद माँगने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अपनी मदद करते हैं, उनकी मदद भगवान भी करते हैं। तो उनको इस बात का एहसास दिलाना, उन्हें इस बात की जानकारी देना कि ग्रामीणों में जो ये सहायता अपनी सहायता अपने आप करने की भावना है, उसका विकास करना। दूसरा था ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। लोग ग्रामीण नेताओं की बातों को मानते हैं, इसीलिए ग्रामीण नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिए। आपको पता है कि मान लीजिए कोई ऐसा गाँव है जो बहुत पिछड़ा गाँव है, उसमें कोई एक व्यक्ति ज़रूर ऐसा होगा जिसकी बातों को हर कोई मानता होगा, ठीक? अगला है ग्रामीण बालिकाओं का एक ऐसा दल तैयार करना, मतलब एक सेवा दल तैयार करना, सॉरी, मतलब ग्रामीण बालिकाओं का एक सेवा दल तैयार करना। सेवा दल का मतलब क्या होता है? सेवा दल का मतलब होता है जो बालक-बालिकाएँ सेवा करने का ठान लें, या हम कह सकते हैं प्रण ले लें, व्रत ले लें, जो गाँव में जाकर लोगों को उन्नत ढंग से खेती करना, कुटीर उद्योग को अपनाना, उन्नत तरीके से पशुपालन करने के लिए प्रेरित कर दें। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेवा दल के नाम से जानते हैं, ठीक? अगला है हस्तशिल्प कलाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलना या स्थापित करना। इससे होगा क्या? तो इससे लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयं के धंधे करेंगे और अपना जीवन यापन करने का तरीका ले आएँगे, धनोपार्जन करेंगे। धनोपार्जन होगा तो उनके जो आर्थिक स्तर है उसमें विकास होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अगला है प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करना। तो शांति निकेतन में एक प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीणों को बेहतर और वैज्ञानिक ढंग से खेती करना या फिर पशुपालन करना करके उनको दिखाया जाए, क्योंकि जब वो अपनी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तभी वो विश्वास कर पाते हैं। और आपने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में भी पढ़ा है कि लोग करके तो सीखते हैं लेकिन विश्वास देख कर करते हैं, ठीक? जब वो देखेंगे, विश्वास होगा, तभी वो करने के लिए तत्पर होंगे, चीज़ों को कर पाएँगे। तो ये इन्होंने जो इस कार्यक्रम को सुधार लाने के लिए इन्होंने ये 5 प्रकार के कदम उठाए, 5 मुख्य रूप से कदम उठाए। अब इस कार्यक्रम में इन्होंने गतिविधियाँ भी की, जैसे कृषि और पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रयास भी किए गए। लघु कुटीर उद्योग भी खोले गए थे। साथ ही साथ सामाजिक चेतना लाकर उन्हें ये महसूस कराया जा रहा है कि केवल आर्थिक विकास करके ही ग्रामीणों का विकास नहीं होता है, इसके लिए उनके सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है। उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर शांति निकेतन में जो स्थापित केंद्रों पर ग्रामीणों को व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो ये कई प्रयास किए गए थे, कई गतिविधियाँ की गई थी।
इसमें उपलब्ध क्या हुआ? तो प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रयास से शांति निकेतन के कार्यक्रमों में काफ़ी सफलता मिली। वर्तमान में भी इस केंद्र को ग्रामोत्थान की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आपको पता है कि जब कार्य करके हो रहा है, दिखाकर विश्वास कराया जा रहा है, आपने देखा कि कितना इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक? और इसमें ग्रामीणों की भी सहभागिता है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब ग्रामीण भी सजग होते हैं, सहभागी होते हैं, सहयोग देते हैं, तो वो कार्यक्रम सफलता को प्राप्त करता ही है। ठीक? ये आपने समझा क्या? आपने पहली योजना के बारे में समझा, जो कि आपका था क्या? शांति निकेतन। पहली जो परियोजना बनाई गई थी, वो बनाई गई थी शांति निकेतन परियोजना, जिसके बारे में आपने समझा, इसके उद्देश्यों को समझा, इसके जो प्रयास किए गए थे या इसके लिए जो भी गतिविधियाँ की गई थी, आपने उसको समझा। साथ ही साथ आपने इसके जो भी प्रोग्राम हुए थे, उसके बारे में समझा। मतलब जो कदम उठाने चाहिए थे, उसके बारे में समझा, साथ ही साथ क्या कदम उठाए गए थे, इसके बारे में भी आपने समझा। तो ये रही आपकी पहली परियोजना। अभी समाप्त नहीं हुई है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने पहली परियोजना पढ़ी है। ऐसे ही हमें 6 से 7 परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। पहली परियोजना आपने समाप्त कर ली। अब हम बढ़ते हैं आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरी परियोजना के बारे में। वो क्या है? दूसरी परियोजना है आपकी गुड़गाँव प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात तो ये है आपकी कि जैसे अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा शांति निकेतन। क्या देखा? आपने देखा शांति निकेतन। और जो इन्होंने ग्रामीणों के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य किए, वो स्टार्ट कब किया? 1908 में। तो अगला जो आपको समझना है, वो है आपका 1920 से रिलेटेड है। अब कभी-कभी आपसे ये पूछ लेता है, हालाँकि ये क्वेश्चन मैंने आपके नेट में ही देखा था कि आपको एक तरफ से ये प्रोजेक्ट दे देगा और दूसरी तरफ आपको सन दे देगा। एक तो आपको ये करना रहेगा कि आपको मिलाना है, जैसे गुड़गाँव प्रोजेक्ट 1920 से संबंधित, श्रीनिकेतन किससे संबंधित है, या फिर जो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सही जोड़े मिलान करने के लिए, ठीक? वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया निम्नलिखित को क्रम से लगाइए। ये आपका एक हो गया गुड़गाँव प्रोजेक्ट, दूसरा उन्होंने दे दिया शांति निकेतन प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, तीसरा आपका हो गया फिरका योजना हो गया, चौथा आपका हो गया ग्राम सेवा योजना, पाँचवा आपका हो गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट, मारथेंडम परियोजना। ऐसे-ऐसे उन्होंने 5-6 योजनाओं के नाम लिख दिया और आपको बोला कि क्रम से लगाइए। तो आपको उनको क्रम से लगाना होगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं अभी 2-3 की बात करूँ, जैसे मैंने कह दिया आपको गुड़गाँव परियोजना है। पहला है आपका गुड़गाँव परियोजना, दूसरा है शांति निकेतन, तीसरा है आपका फिरका योजना। तो सबसे पहले आप क्या लगाएँगे? सबसे पहले आप लगाएँगे शांति निकेतन, दूसरा आपका होगा गुड़गाँव प्रोजेक्ट, तीसरा आपका होगा क्या? फिरका विकास योजना। हालाँकि मैंने फिरका बोल दिया है, आगे हम देखेंगे फिरका विकास योजना कब आया था, क्या उद्देश्य थे। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली नेट वाले जो हैं। और जो आप टीजीटी, पीजीटी वाले हैं, उनसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड़गाँव प्रोजेक्ट कब आया था या इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था, इसका संबंध किससे है, किसने इसका ये जो इसका कार्य किया था या शुरुआत की थी, किसके द्वारा हुई थी, किस स्थान से हुई थी। तो ये इसमें आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, बस। अब हम बात कर लेते हैं गुड़गाँव प्रोजेक्ट की, ठीक? अब ये जो आपका गुड़गाँव प्रोजेक्ट है, इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे? ग्रामीणों के उत्थान हेतु सबसे पहले बृहद स्तर पर कार्य किया था मिस्टर एफ एल ब्रेयन ने। पहला पॉइंट आप यहीं से ध्यान रखेंगे कि इसका शुभारंभ या इसका विस्तार किसके द्वारा किया गया। वो किया गया था मिस्टर एफ एल ब्रेयन के द्वारा। ठीक, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है।
वे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे, जो आपके ये मिस्टर एफ.एल. ब्रेयन थे, ये क्या थे? तो ये बिहार यानी कि ये पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने सन 1920 में गुड़गाँव प्रोजेक्ट में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए थे। सरकारी स्तर पर गुड़गाँव योजना जो थी वो पहला प्रयास था। देखिए, जो इससे पहले आपने अभी देखा था शांति निकेतन, वो सरकारी समिति नहीं थी या सरकारी सहयोग उसको प्राप्त नहीं था। लेकिन ये जो आप गुड़गाँव प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये सरकारी स्तर पर पहला प्रयास था, जो सरकारी अफ़सर द्वारा चलाया गया था। क्योंकि अभी आपने देखा जो ये आपके ब्रेयन महोदय हैं, ये क्या हैं? तो ये पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने जो ये जो पंजाब है ना, ये आपका दिल्ली से सटा है, आपको पता होगा। गुड़गाँव मतलब जो है आपका, वो दिल्ली से सटा हुआ है। तो जो ये ब्रेयन महोदय थे, इन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य किया। और ये आपको अगर पूछा जाए कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए पहला सरकारी प्रयास किया गया था, मतलब किस परियोजना में पहला सरकारी प्रयास किया गया था? तो गुड़गाँव प्रोजेक्ट में किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक? इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में एक ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई थी। जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें एक ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई थी। ग्राम गाइड का मुख्य कार्य था ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ये जो आपके जैसे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, इन्हीं को हम ग्राम गाइड के नाम से जानते हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गुड़गाँव प्रोजेक्ट था, उसमें प्रसार कार्यकर्ता को क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें ग्राम गाइड या विलेज गाइड के नाम से जाना जाता था, या विलेज गाइड हम उनको कहते हैं। तो ये क्या करते थे? ये जो ग्रामीण हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। यह ग्राम गाइड ग्रामीणों की समस्याओं को विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाते थे तथा उनके द्वारा बताए गए समाधानों को ग्रामीणों को बताते थे। अच्छा, मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? बिचौलिया। बिचौलिया का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो विवाह होता है तो उसमें एक अगुआ कोई होता है। अगुआ का मतलब क्या? जिसे हम बिचौलिया भी कहते हैं, अगुआ भी कहते हैं। तो वो वर पक्ष को भी जानता है और कन्या पक्ष को भी जानता है। तो वर पक्ष की बात को कन्या पक्ष को बताता है और कन्या पक्ष की बात को वर पक्ष को बताता है। तो यही होता है आपका मध्यस्थ का काम। तो ये क्या करता है, जो ग्राम गाइड होते हैं या जो विलेज गाइड होते हैं, ये करते क्या हैं? तो ये जो ग्रामीणों की समस्या है, उसको जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके पास तक पहुँचाते हैं, और जो विषय विशेषज्ञ उस समस्या का समाधान देते हैं, वो लाकर ग्रामीणों तक बताता है। तो ये दोनों तरफ की बातों को एक एक तरफ की बात को, मतलब जैसे जो ग्रामीणों की समस्या है, उसको विशेषज्ञों तक पहुँचाया। अब विशेषज्ञ ने उसका कुछ समाधान भी दिया होगा, तो ये समाधान लाकर ग्रामीणों के समक्ष रखता है। आपको जो मैंने उदाहरण दिया है, उम्मीद है कि आपने उससे अच्छे से रिलेट किया होगा। आप जो हमारे क्लास में जो हँसी-मज़ाक होती है, इस बात को दिल से मत लिया कीजिए। बस उस बात को हँसी-मज़ाक में ही रहने दिया कीजिए और क्लास की बात को क्लास में ही रखा कीजिए, बाहर जाकर कहीं मत बताया कीजिए, ठीक? आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है ये सब बातें आप बाहर नहीं करते होंगे। ये तो हमने बात की कि जो गुड़गाँव परियोजना था, वो क्या था? इसमें आपने देखा कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए ये कार्य किया जा रहा था, और ये जो ग्राम गाइड था, ये गाँव वालों के, लेकिन ध्यान रखिए जो ग्राम गाइड होते हैं, इनको वेतन भी मिलता है। तो वे गाँव में जाकर काम करते थे और गाँव वालों की समस्याओं को विशेषज्ञों तक तो पहुँचाने का कार्य करते ही थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इनको पैसा भी यानी कि वेतन भी मिलता था, ठीक? अब इसके कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्य जैसे मैंने एक कहा ना, एक कॉमन सा पॉइंट होता है जिसे आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीणों के उत्थान, ये सारी चीज़ें आपको हर एक परियोजना में ध्यान रखनी है। भाई चलाया क्यों गया है? वही ग्रामीणों के उत्थान के लिए, ठीक? तो इस जो गुड़गाँव परियोजना था, इसका उद्देश्य क्या था?
सबसे पहले अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, तो ग्रामीणों को उन्नत ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करना, सिंचाई करना, भूमि की तैयारी ठीक ढंग से करना, ये सारी बातें बताई जाती थी। उनको बताया जाता था कि आप किस तरह से वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग करके अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बीजों को उन्नत बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, पैदावार अच्छी ला सकते हैं फसलों में, सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के विभिन्न तरीके भी बताते थे और आपको पता है कि भूमि भी तैयार करना होता है। ज़रा मुझे ये बताइए कि आपने टेक्सटाइल पढ़ा है? टेक्सटाइल में सबसे अधिक समय लेने वाला कौन-सा रेशा है? क्या कपास है? क्या जूट है? क्या लिनन है? मैंने आपको 3 ही ऑप्शन दिया है, हालाँकि होता 4 ऑप्शन है, आप ले लीजिए। क्या ले लेंगे? कोई वृक्ष का नाम ले लीजिए, कोई पौधे वाले उसका तने वाले या कोई क ये बीज वाले का, किसी का, कापोक का ही ले लेते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया है, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि सबसे अधिक समय किसमें लगता है? कौन-सा ऐसा रेता है जो सबसे अधिक समय लेता है? क्योंकि जो उसकी भूमि को तैयार करने का समय होता है, वो 6 वर्ष लेता है। तो सबसे अधिक समय वही रेशा लेता है क्योंकि उसके 6 वर्षों के लिए हमें उसे भूमि को तैयार करना होता है, ठीक? तो ये आपने क्या देखा कि जो गुड़गाँव प्रोजेक्ट का उद्देश्य था वो यही था कि जो ग्रामीण हैं उनको उन्नत ढंग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाया जाए, उनके अच्छे बीजों का प्रयोग करना उनको बताया जाए, उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, भूमि को किस तरह से हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी देना था। अगला उद्देश्य क्या था कि विशेषज्ञ की सलाह को ग्रामीणों तक पहुंचाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं को विशेषज्ञों तक पहुंचाना। ये कार्य कौन कर रहा था? तो ये मध्यस्थ का कार्य था जो कि कर रहा था ग्राम गाइड या फिर विलेज गाइड कर रहा था। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से अभी-अभी समझा है। अगला जो इनका उद्देश्य था वो क्या था कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान देना, ग्रामीणों को स्वच्छ बनाना, उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अगला था ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम का प्रयोजन करना या आयोजन करना। आपको पता है कि ग्रामीणों की आर्थिक विकास मात्र कर देने से ही सब कुछ नहीं अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अगर ग्रामीणों का उत्थान करना है, उनके जीवन स्तर को उठाना है, तो उसके लिए हमें उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना होगा। 5वां पॉइंट है अनचाहे खर्चों पर कटौती करना, जिन्हें ग्रामीण दिखावे के लिए करते हैं या फिर अंधविश्वास में पड़कर रूढ़िगत परंपराओं के कारण करते हैं, जैसे कि मृत भोज हो गया, शादी हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ संस्कार हो गए। इन सब पर कितना मोटी रकम व्यक्ति खर्च करता है, इन सारी चीज़ों की उनको ये कटौती करें, इन सब की खर्च को बचाकर वो अपना उत्थान कर सकते हैं। आपको पता है कि आज चाहे मृत भोज हो, चाहे आपके कोई मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, शादी-विवाह हो, इन सब में कितना खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए काफ़ी चीज़ें तो दिखावे के लिए ही होती हैं। तो इन सब को ग्रामीणों को इन सब के बारे में बताना, उनको जो ये फालतू के खर्चे हैं, उनमें कटौती करवाना, ये उसका उद्देश्य था। ठीक? जहाँ लोगों को खाने के लिए अच्छे से पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, वहीं वो लोग दिखावे का कार्य करेंगे तो कैसे होगा? कैसे उनका उत्थान होगा? ये आपने क्या समझा? ये आपने समझा गुड़गाँव प्रोजेक्ट, ठीक? अब इसी में हम समझेंगे फिरका योजना। अगला है हमारा फिरका विकास योजना, ये हम लास्ट योजना पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा अभी 3-4 योजना बचेगा, जिसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये अपनी तीसरी योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा फिरका योजना। उसके बाद आपका मार्थेंडम योजना आएगा और गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम आएँगे, भारतीय ग्राम सेवा आएगा, तो अभी भी आपके 3-4 प्रोग्राम बच रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो है फिरका योजना। फिरका योजना के बारे में हम अगर थोड़ी-सी बात करें
तो ये जो आपका फिरका योजना है, फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी, जो सर्वप्रथम मद्रास में चलाई गई थी। इस पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा कि ये जो योजना थी, ये कहाँ चलाई गई थी? तो ये आपकी चलाई गई थी मद्रास में। यहाँ यह जो योजना थी, ये भी गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थी और ग्राम स्वराज के सिद्धांत पर आधारित थी। ये जो कार्यक्रम थे, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाया गया था। ग्रामों के विकास के लिए न केवल सामाजिक, आर्थिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति आवश्यक है, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास भरना भी, उत्पन्न करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति है या सराबोर व्यक्ति है, वो किसी भी कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। ये हम सभी जानते हैं, वो सफलतापूर्वक किसी भी कार्य को कर सकता है। नैतिक बल की चमक तो सूर्य की चमक की तरह होती है, जिसके आगे पाप रूपी जो अंधकार होता है, वो स्वयं ही दूर चला जाता है और नैतिक बल का विकास भी आत्मविश्वास से ही आता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अपने जीवन में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि टीजीटी, पीजीटी में हमारी एक सीट पक्की है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, मैं आपको बताऊँ, सच में जब हम लोग बीएड कर रहे थे, तो मतलब एक ऐसी लड़की थी, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि क्या बताएँ। मतलब वो अगर गलत चीज़ को भी पढ़ाती थी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाती थी कि वो मतलब उसे ये नहीं लगता था कि हाँ, मैं गलत बता रही हूँ। वो गलत चीज़ भले ही पढ़ाती थी, जैसे माइक्रो टीचिंग होती है ना स्कूल में, तो वो टीचिंग जब करती थी, वो गलत चीज़ों को भी पढ़ाती थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाती थी, क्या ही बताएँ अब। तो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वहीं कई लोग ऐसे होते थे जिनको सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, डर जाते थे, तो वो सही चीज़ों को भी गलत तरीके से बता देते थे। तो कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, हर व्यक्ति में होना चाहिए। अगर हम आपसे ये बहुत सिंपल सा पूछा जा चुका है, फ़िरका का अर्थ क्या है? तो फ़िरका का अर्थ होता है पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल या जाति होता है। फिरका विकास योजना का शुभारंभ 1946 में हुआ था, स्वतंत्रता के पहले। मद्रास राज्य सरकार द्वारा मद्रास राज्य में 34 फिरकों में चलाया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने फिरकों में पहले चलाया गया, बाद में कितने फिरकों को ऐड किया गया। ये पॉइंट थोड़ा आपको यहाँ पर याद करना है। इस जो योजना चलाई गई, फिरका विकास योजना, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 1950 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद तक इसकी काफ़ी विस्तार हो गया था और प्रत्येक जिले से 2 फिरकों का चयन करते हुए इसमें 50 और फिरकों को भी जोड़ दिया गया, क्योंकि इसने अपनी गति पकड़ ली थी, इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, ये विकास कर रहा था। फिर जो फ़िरकों के चयन का आधार था, वो क्षेत्र के पिछड़ेपन से था, कि जो क्षेत्र जितना पिछड़ापन है, उसी के हिसाब से हम फ़िरकों को ले लेते थे। साथ ही यह भी देखा गया कि उस क्षेत्र में लघु उद्योग या हैंडलूम उद्योग या फिर कुटीर उद्योग के स्थापना की क्या-क्या संभावनाएँ हैं। ठीक? ये तो आपने देखा कि फ़िरका योजना में कैसे स्टार्ट हुआ और कब इसमें और जिलों को ऐड किया गया। अब हम समझते हैं कि ये जो फ़िरका योजना चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भाई वही एक है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ग्रामीणों के उत्थान। इसके साथ ही हम और उद्देश्यों को भी पढ़ लेते हैं। तो अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें, तो ये योजना भी गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम की भांति ही ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे, रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वहाँ से कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये किस पर आधारित था? कि ग्रामीणों के विकास पर आधारित था। साथ ही साथ ग्रामीणों में आत्मविश्वास की भावना भरना था, जो कि अभी आपने देखा कि आत्मविश्वास से ओत-प्रोत व्यक्ति किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लाने
के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, ताकि लोगों को आर्थिक दृष्टि से उनको समृद्ध बनाया जा सके। शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, लोगों को शिक्षित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करना, ये इस फिर विकास योजना का उद्देश्य था। लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ ये आप पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना। तो ये आपने मुख्य रूप से 7 इसके उद्देश्य देखे। ये 7 उद्देश्य इनके मुख्य रूप से थे। बाकी आपको पता है कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनमें कार्यों को स्वयं करने के लिए, ये सारे उद्देश्य तो समाहित हैं ही हैं इसमें, ठीक? तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अभी आपको कई योजनाएँ पढ़नी हैं, जैसे भारतीय समाज सेवा पढ़ना है, मार्थिंडम परियोजना पढ़ना है, साथ ही साथ आपको भारतीय ग्राम सेवा के बारे में पढ़ना, उसके बाद गांधी जो हैं गांधी की रचनात्मकता के बारे में पढ़ना है, जो इन्होंने प्रोग्राम चलाए थे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी ये आज की क्लास में आपका समाप्त नहीं हो पाएगा। जो हमारे स्वतंत्रता पूर्व के कार्यक्रम थे, गतिविधियाँ थे, उनको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो आपने आज देख लिया, जिसमें आपने 3 योजनाओं के बारे में समझा। जो 3 परियोजनाएँ थी, कौन-कौन सी? पहली तो थी हमारी शांति निकेतन परियोजना, दूसरा आपने कौन-सा देखा? दूसरा आपने फिरका योजना देखा। नहीं, फिरका तो आपका तीसरा योजना था, दूसरा आपने गुड़गाँव प्रोजेक्ट को देखा। दूसरा आपने गुड़गाँव प्रोजेक्ट को देखा, तीसरा आपका था फिरका विकास योजना। तो इन्हें आप क्रम से थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम में लगाने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ जो आपके टीजीटी, पीजीटी वाले हैं, इनसे आपसे सन पूछ लिया जाता है, किसका संबंध किससे है? जैसे गुड़गाँव प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? शांति निकेतन का किससे है? तो या फिर जो आपके गुड़गाँव प्रोजेक्ट में जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। बाकी अपनी क्लास को आज हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।